हेलो, सो वेलकम बैक टू थर्ड लेक्चर ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। जो भी हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया एक बार फटाफट रिवीजन लेते हैं, उसके बाद हम थर्ड लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो सेकंड लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा एलिमेंट्री कैनाल के लेयर्स को, दैट इज सीरोसा, मस्कुलरिस लेयर को देखा, फिर हमने सब म्यूकोसा को देखा, फिर म्यूकोसा को देखा। ओके, उसके बाद हम ग्लैंड्स पर गए। ग्लैंड्स में हमने किसको डिस्कस किया? सलाइवरी ग्लैंड को डिस्कस किया, स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड को डिस्कस किया, फिर हमने लिवर को डिस्कस किया, पैनक्रियाज को डिस्कस किया। उसके बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रीशंस दैट इज सकस एंटेरिकस को डिस्कस किया कि क्या क्या रहते हैं। ठीक है, अभी हमने सारे एंजाइम्स को देख लिया है। अभी हम ये देखते हैं कि वो जो एंजाइम्स है वो कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स पे एक्ट करते हैं एंड वो किन किन उनको कौन कौन से सिंपलर पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फूड है हमारे मुंह में आता है, फिर हम क्या करते हैं? मैस्टिकेशन, दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है? फूड जो है वो सलाइवा के साथ मिलता है। ठीक है, फूड जो है वो क्या होता है? सलाइवा के साथ मिलता है, इसको मैस्टिकेशन बोलते हैं। क्या बनता है यहाँ पर? बोलस, बोलस बनता है। ठीक है, अभी जो सलाइवा होता है, सलाइवा में हमारे को पता है कि एक एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम क्या होता है? पट्यालिन। ठीक है, अभी ये जो एंजाइम होता है दैट इज सलाइवरी अमाइलेज या फिर पट्यालिन, वो क्या करता है? वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें? माल्टोज में। स्टार्च जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, माल्टोज जो कि एक डाइसेकेराइड है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में तोड़ रहा है। पॉलीसेकेराइड लंबा चेन, डाइसेकेराइड छोटा चेन। ठीक है, बड़े चेन को छोटे चेन में तोड़ रहा है, डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, बायोकेमिकल डाइजेशन, एंजाइमेटिक डाइजेशन। ठीक है, कौन से पीएच पर? 6.8 पीएच पर तोड़ रहा है। पूरे स्टार्च को नहीं तोड़ता है, अराउंड 30% स्टार्च को डाइजेस्ट करता है किसमें? माल्टोज में। ठीक है, माउथ में सिर्फ और सिर्फ, बकल कैविटी में सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही डाइजेशन होता है। इसके हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टमक में देखते हैं। स्टमक में पहुंचता है खाना। स्टमक में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और पेप्सिनोजन होता है। ठीक है, अभी पेप्सिनोजन, ओजन माने ये इनएक्टिव फॉर्म में है, तो जब HCl के साथ पेप्सिनोजन मिलता है तो क्या बनता है? पेप्सिन बनता है। पेप्सिन क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम है प्रोटीन को तोड़ने के लिए। ठीक है, एक्टिव एंजाइम है पेप्सिन, क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ देगा किसमें? प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में। ठीक है, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में टूट गया प्रोटीन। बस इतना सा ही काम होता है। 4 to 5 आवर रहता है फूड इन स्टमक। ठीक है, वो जो 4 to 5 आवर रहता है वहाँ पर चर्निंग मूवमेंट होता है, उस फूड को हम क्या बोलते हैं? फिर चाइम, चाइम बोलते हैं। ठीक है, अभी फूड में हमारे पास क्या है? प्रोटियोजेस है, पेप्टोन्स है, बाकी लिपिड्स अपने फुल फॉर्म में है। ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर फॉर्म में है। पॉलीसेकेराइड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी मैक्रोमोलिकुलर फॉर्म में ही है, और न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स में 30% माल्टोज है, बाकी 70% स्टार्च। ठीक है, पॉलीसेकेराइड ही है। अभी नीचे आया, वो कहाँ पर आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में आया? डुओडेनम में आया। अभी आप याद करो कि जो डाइजेशन होता है वो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट कहाँ पर होता है? डुओडेनम में होता है। जेजुनम और इलियम में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का। ठीक है, सो स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम में आया फूड, वहाँ पर क्या हुआ? बाइल के साथ मिला। ठीक है, लिवर का सिक्रीशन बाइल जूस बाइल के साथ मिला। बाइल के पास क्या होता है? बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, अभी बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन करते हैं फैट्स का। मैंने बताया था बाइल सॉल्ट्स में एम्फीफैटिक नेचर होता है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट होता है। वो क्या करता है? मिसल का फॉर्मेशन करते हैं, फैट को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे मिसल के फॉर्मेशन में कर देते हैं। ठीक है, अभी बाइल सॉल्ट्स क्या किया? इमल्सिफिकेशन किया फैट्स का। अभी यही इमल्सिफाइड फैट का क्या होगा? डाइजेशन होगा। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस पे आते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या रहता है? पेप्टोन्स रहते हैं, सॉरी, पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या रहता है? ट्रिप्सिन रहता है, चाइमोट्रिप्सिन रहता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज रहता है। बट ट्रिप्सिन, चाइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आपको पता होगा, ये पैनक्रियाटिक जूस में कैसा रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, किस फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब ट्रिप्सिनोजन, चाइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के फॉर्म में रहता है। फिर क्या होता है? जो सकस एंटेरिकस रहता है, इसमें क्या रहता है? एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर ट्रिप्सिन क्या करता है? चाइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को चाइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है। अभी देखो आप, जो ये ट्रिप्सिन होता है, चाइमोट्रिप्सिन होता है और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है। ठीक है, ये तीनों ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हो
तो स्टमक में जो प्रोटीन है वो हाइड्रोलाइज हो गया किसमें किसमें, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में। प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में हाइड्रोलाइज हो गया। अभी यही प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है, तो क्या होता है, ये पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस किसमें किसमें टूट जाता है, डाईपेप्टाइड्स में टूट जाता है। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइडिंग फॉर्म में रहता है, ये पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में रहता है, यहाँ पर डाईपेप्टाइड में टूट जाता है। किसके किसके एक्शन से, ट्रिप्सिन, चाइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, पॉलीसेकेराइड 70% पॉलीसेकेराइड तो रहता ही है, क्योंकि 30% ही स्टार्च जो है माल्टोज में कन्वर्ट होता है, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट होता है। बाकी 70% पॉलीसेकेराइड जो स्टार्च रहता है उस पर पैनक्रियाटिक जूस में क्या रहता है, अमाइलेज रहता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस में और क्या रहता है, अमाइलेज रहता है। ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, वो किस में कन्वर्ट करता है पॉलीसेकेराइड स्टार्च को, डाइसेकेराइड में। डाइसेकेराइड में क्या क्या में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है, लैक्टोज में कन्वर्ट करता है और सुक्रोज में कन्वर्ट करता है। ये सारे कैसे हैं, डाइसेकेराइड्स हैं। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं, लिपिड्स। लिपिड्स जो होते हैं वो इमल्सिफाइड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाइल ने क्या किया, बाइल सॉल्ट्स ने इमल्सिफिकेशन कर दिया फैट्स का। उसके बाद लिपिड्स, ये इमल्सिफाइड फैट को लाइपेज जो होता है, लाइपेज सिर्फ और सिर्फ इमल्सिफाइड फैट पर ही काम करता है। ठीक है, सो लाइपेज ने क्या किया, फिर लिपिड्स को डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ा। ठीक है, लिपिड्स किस में टूटेंगे, डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। ठीक है, डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स में टूट गया। ठीक है, यहाँ पर जो लिपिड है वो कैसे फॉर्म में है, इमल्सिफाइड। इमल्सिफाइड लिपिड जो है वो लाइपेज के एक्शन से किस में टूटा, डाई एंड मोनोग्लिसराइड। ठीक है, अभी बहुत अच्छे से याद रखना, जो लाइपेज होता है वो सिर्फ और सिर्फ इमल्सिफाइड फैट पर ही काम करता है। ठीक है, बाकी नीचे आते हैं। सो न्यूक्लिक एसिड्स एज इट इज आए थे। सो न्यूक्लिक एसिड्स पर न्यूक्लियस काम करता है। न्यूक्लियस भी किस में रहता है, पैनक्रियाटिक जूस में रहता है। सो न्यूक्लियस किस में तोड़ देता है, न्यूक्लियोटाइड्स एंड सम न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, मेजॉरिटी क्या रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं एंड थोड़े से क्या रहते हैं, हमारे को न्यूक्लियोसाइड्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लियस किस में तोड़ता है, न्यूक्लियोटाइड्स एंड सम न्यूक्लियोसाइड्स। सो पैनक्रियाटिक जूस में हमारे पास क्या क्या है, ट्रिप्सिन, चाइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। ठीक है, फिर उसके आगे आते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सिक्रेशन हमारे को मिलता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सिक्रेशन को हम क्या बोलते हैं, सकस इंटेरिकस बोलते हैं। सकस इंटेरिकस में क्या चीज़ होता है, एंटेरोकाइनेज होता है। एंटेरोकाइनेज क्या करता है, जो पैनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स रहते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स, उसको कन्वर्ट करता है इनटू एक्टिव एंजाइम। कौन सा, ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। बाकी चाइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को एज इट इज छोड़ देता है। जो ट्रिप्सिन होता है वो चाइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को चाइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो सकस एंटेरिकस के पास क्या रहता है, एंटेरोकाइनेज रहता है। और क्या क्या रहता है, डाईपेप्टाइडेज रहता है, माल्टेज रहता है, लैक्टेज रहता है, सुक्रेज रहता है, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। अभी देखते हैं इनके एक्शन को। जो सकस एंटेरिकस में डाईपेप्टाइडेज रहता है, डाईपेप्टाइडेज क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। यहाँ पर जो डाईपेप्टाइड्स बच गए हमारे पास, जो कि ट्रिप्सिन, चाइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोन्स से डाईपेप्टाइड्स बनाए, उसी के ऊपर फिर सकस एंटेरिकस का डाईपेप्टाइडेज काम करता है। वो किस में कन्वर्ट करता है, डाईपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर डाईपेप्टाइड्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। किसके एक्शन से, डाईपेप्टाइडेज के एक्शन से। ठीक है, फिर आते हैं डाइसेकेराइड्स पे। ठीक है, यहाँ पर पॉलीसेकेराइड्स था, पॉलीसेकेराइड्स को अमाइलेज ने किस में कन्वर्ट किया, डाइसेकेराइड्स में। डाइसेकेराइड्स कौन कौन से, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ठीक है, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज के ऊपर काम करता है क्या, माल्टेज, लैक्टोज के ऊपर काम करता है लैक्टेज और सुक्रोज के ऊपर काम करता है सुक्रेज। माल्टेज किस में टूटता है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। लैक्टोज किस में टूटता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और सुक्रोज किस में टूटता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, अभी देखो डाइसेकेराइड है, दो चीज़ निकलेंगे। अगर डाइसेकेराइड को मैं तोड़ता हूँ तो मेरे को दो चीज़ मिलने, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिल रहा है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल मिल रहा है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज, यहाँ पर एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। ठीक है, यहाँ पर डाइसेकेराइड को कौन तोड़ रहा है, डाइसेकेराइडेज। कौन कौन से डाइसेकेराइडेज, माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लिपिड्स। इमल्सिफाइड लिपिड्स को लाइपेज ने तोड़ा था किसमें, डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स में। ठीक है, अभी ये डाई और मोनोग्लिसराइड्स के ऊपर जो सकस एंटेरिकस में लाइपेज रहता है वो किस में तोड़ता है, आगे
ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में तोड़ देता है कौन? लाइपेज। किसका? सकस एंटेरिकस का। ठीक है, अभी याद रखना कि पैनक्रेटिक जूस में भी लाइपेज रहता है, बट पैनक्रेटिक जूस का लाइपेज जो होता है वो डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ता है किसको? लिपिड्स को। उसके बाद डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स जो रहते हैं वो सकस एंटेरिकस के लाइपेज से किस में टूटते हैं? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स थे। न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर न्यूक्लियस ने काम किया था पैनक्रेटिक जूस के। क्या बना था वो? न्यूक्लियोटाइड्स एंड सम न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर क्या काम करता है? न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर क्या काम करता है? न्यूक्लियोटाइडेज किस में तोड़ता है? न्यूक्लियोसाइड्स में। अभी ये न्यूक्लियोसाइड्स और यहाँ पर थोड़े से न्यूक्लियोसाइड्स हमारे पास रह गए थे, दोनों मिल करके। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर क्या काम करता है? न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, न्यूक्लियोसाइडेज काम करेगा किसमें तोड़ देगा? शुगर बेस एंड नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, शुगर्स कौन से शुगर होंगे? राइबोज शुगर होंगे। ठीक है, डीएनए होगा तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, और आरएनए होगा तो राइबोज शुगर होगा, और नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, सो यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होता है इस तरीके से कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इससे ज़्यादा सिंपलर मॉलिक्यूल्स में अब नहीं टूटते हैं। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अभी जितना टूटा है, जितना डाइजेशन होना था, सारा का सारा डुओडेनम में हो गया। ठीक है, अभी ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बच गए, दैट इज अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोसाइड्स और शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अब एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, अभी हमें क्या देखना है? एब्जॉर्प्शन देखना है इन सारे मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, सो इसके बाद हम क्या देखेंगे? इनका एब्जॉर्प्शन देखेंगे। यहाँ पर हमने डाइजेशन देखा, फूड माउथ में आता है, मैस्टिकेशन होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होता है। यहाँ पर फिर फूड में सलाइवरी एमाइलेज मिलता है, स्टार्च माल्टोज में टूटता है, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होता है इन स्टमक, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में टूटता है। ठीक है, उसके बाद पैनक्रेटिक जूस और सकस एंटेरिकस काम करता है, और फिर हमारे को ये एंड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ डाइजेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद हमने क्या देखना है? एब्जॉर्प्शन देखना है इन डाइजेस्टेड फूड्स का। ठीक है, अभी जो है हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स थे उनका डाइजेशन हमने देखा। अभी इन मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो डाइजेस्टेड पार्ट है उनका एब्जॉर्प्शन देखते हैं कि किस किस प्रोसेस से एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सो हमारे पास अमाइनो एसिड्स बच गए थे, ग्लूकोज बच गया था। ठीक है, सो क्या होता है कि जितना ज़रूरत होता है बॉडी को, ठीक है, एक टाइम पर जितना ज़रूरत होता है बॉडी को, अगर बॉडी के पास कमी है तो उतना सा अमाइनो एसिड और ग्लूकोज तो सिंपल डिफ्यूजन से तब भी के तब भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अभी अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज की मेरे को अभी के अभी ज़रूरत है, तो उतना सा मेरे को जितने की ज़रूरत है उतना सा तो हम सिंपल डिफ्यूजन से फटाफट एब्जॉर्ब करा लेते हैं। बट बॉडी को पता होता है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, उसको बाद में भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है? वो कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू एक्स्ट्रा भी ज़बरदस्ती क्या करता है? एब्जॉर्ब करा लेता है। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा एब्जॉर्ब करा लेता है। ठीक है, वो किसके थ्रू कराता है? कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू। ठीक है, अभी सिंपल डिफ्यूजन जो होता है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता सिंपल डिफ्यूजन में। अब भी के अब भी मेरे को ज़रूरत है तो सिंपल डिफ्यूजन से अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज फटाफट एब्जॉर्ब हो गए। बट जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज मेरे को एब्जॉर्ब करके रखना है बॉडी में बाद के लिए, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम? कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स, हम इसी को क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। अभी जो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, ये क्या होता है? एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, एनर्जी कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, क्या होता है? एक सेल जो होता है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन चैनल्स होते हैं। ठीक है, मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस तरीके का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो इसके बीच में प्रोटीन चैनल्स होते हैं।
इसके बीच में क्या होगा, प्रोटीन चैनल होगा, ठीक है। सो प्रोटीन चैनल्स में से क्या होगा, इस तरीके से प्रोटीन्स आएगी, प्रोटीन्स क्या करेंगी, अमाइनो एसिड या फिर ग्लूकोज को पकड़ लेगी, ठीक है, एंड फिर ये क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट होगी इसके थ्रू इस पार, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दूसरे पार चली जाएगी। इसी को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, एनर्जी यूज होता है, एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। सो जो एक्स्ट्रा मेजॉरिटी ऑफ द अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज रहते हैं वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू डिफ्यूज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। जो पानी रहता है, H2O रहता है, वो तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब हो जाता है। जो फैटी एसिड्स रहते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का क्या होता है, मिसल फॉर्मेशन होता है। हमने अभी देखा था इमल्सिफिकेशन में मिसल फॉर्मेशन हो रहा था बाइल सॉल्ट्स के थ्रू। मिसल्स का फिर चाइलोमाइक्रॉन्स बनता है। मिसल्स के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है। चाइलोमाइक्रॉन्स क्या होता है, प्रोटीन कोटेड, प्रोटीन कोटेड मिसल्स, ठीक है। सो चाइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं, यही मिसल्स जो है इनके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है तो ये बन जाते हैं चाइलोमाइक्रॉन। अब ये चाइलोमाइक्रॉन्स जो है ये लिम्फ वेसल्स में जाकर के एब्जॉर्ब होते हैं। लिम्फ वेसल्स का एक और नाम क्या होता है, लैक्टियल्स होता है, ठीक है। तो लिम्फ वेसल्स में जाकर के ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन का एक और नाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का एक और नाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। एनसीईआरटी का टर्म है ये भी, ठीक है। जो एब्जॉर्प्शन होता है इसका एक और नाम क्या होता है, एसिमिलेशन, ठीक है। अभी जो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, डुओडेनम में होता है। एंड सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है, जेजुनम एंड इलियम में होता है, ठीक है। जेजुनम एंड इलियम में एब्जॉर्प्शन हो गया, बाकी जो वेस्ट मटेरियल्स है वो कहाँ पर पहुँच जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं, ठीक है। अभी लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ सर्टेन ड्रग्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होने हैं, वो जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। एंड वाटर भी कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी काफ़ी सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अभी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है। म्यूकस के सिक्रीशन से क्या हो रहा है कि जो भी वेस्ट पार्टिकल्स है उसमें जाकर के म्यूकस जोड़ रहा है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, वेस्ट पार्टिकल्स को जोड़ के रख रहा है, ठीक है। म्यूकस क्या कर रहा है, वेस्ट पार्टिकल्स को जोड़ के रख रहा है एंड लुब्रिकेशन का काम कर रहा है, कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स के जो भी फंक्शन है, जैसे कि क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड से एंजाइम्स का सिक्रीशन हो गया या फिर कुछ भी, वो सारा का सारा जो होता है वो न्यूरल माने सीएनएस एज वेल एज हार्मोनल कंट्रोल के अंदर रहता है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो कि अगर आपको कोई अच्छा खाना दिखता है तो आपके मुंह से पानी आने लगता है, ठीक है, या फिर अगर आपको खाने की ज़रूरत होती है तो आपको भूख की फीलिंग होने लगती है, ठीक है। सो भूख की फीलिंग होना या फिर मुंह में पानी आना, ये सारा का सारा सीएनएस के अंडर आता है, ठीक है। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ये सब कुछ को कंट्रोल करता है, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो जैसे ही फूड हमारे स्टमक में पहुंचता है तो हमारे स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास भी एक सेल होता है जिसका नाम होता है जी सेल, ठीक है। अभी वो जी सेल क्या करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। वो गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीशन को क्या कराता है, सिक्रीशन कराता है, ठीक है। सो हार्मोनल कंट्रोल में हमने जी सेल को देख लिया कि जी सेल से क्या हो रहा है, गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या स्टिमुलेट कर रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर रहा है। सीएनएस क्या करा रहा है, हमारे को भूख की फीलिंग को दिखा रहा है, एज वेल एज अगर कोई अच्छा खाना दिख रहा है तो हमारे मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है। वो सारा का सारा सीएनएस के अंडर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं डिफिकेशन। डिफिकेशन मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल्स बच गए उसका रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, डिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जो भी वेस्ट मटेरियल्स आ गए वो सारा का सारा जाकर के कहाँ पर कलेक्ट होगा, रेक्टम में कलेक्ट होगा, ठीक है। अभी रेक्टम में जाकर के कलेक्ट हो गया है तो जब
रेक्टम फुल हो जाएगा तो हमारे CNS को पता लगेगा कि भाई रेक्टम फुल हो चुका है, अब क्या करना है, वेस्ट मटेरियल्स को क्या करना है, इजैकुलेट कराना है, बाहर निकालना है। उसको हम क्या बोलते हैं, डिफिकेशन बोलते हैं। अभी जो डिफिकेशन होता है वो कैसा होता है, वॉलेंट्री प्रोसेस होता है। वॉलेंट्री प्रोसेस मतलब आप अपने हिसाब से डिफिकेशन कर सकते हो, बट जो वॉमिटिंग होता है वो वॉलेंट्री प्रोसेस नहीं होता है, आप वॉमिटिंग को रोक नहीं सकते। बट जो अर्ज होता है डिफिकेशन का, आप उसको कुछ देर तक कंट्रोल कर सकते हो, तो वो क्या हो गया, वॉलेंट्री कंट्रोल में आ गया। बट जो वॉमिटिंग है वो वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं आता है, ठीक है। अभी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर वाटर वगैरह का क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन हो गया, सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद डिफिकेशन हो जाएगा रेक्टम के बाद एनएस से, ठीक है। सो यहाँ पर डिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। और जो भी डिफिकेशन होता है तो रेक्टम में बहुत सारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्सिस हमने अभी पढ़ा था, इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन मतलब इस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन अगर होने लग गया हमारे क्या कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, तो हम उसको क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। तो हमारे रेक्टम में बहुत सारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने लगता है जब भी डिफिकेशन हम करने जाते हैं। तो क्या होता है, एनएस से जो भी फीकल मैटर है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, डिफिकेशन बोलते हैं, ओके। अभी एब्जॉर्प्शन की और बात करें तो कौन से पार्ट से क्या क्या एब्जॉर्ब होता है एक बार वो फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा माउथ रहता है, माउथ के लोअर पार्ट में, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ टंग के नीचे वाला जो एपिथेलियम रहता है वहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है किसका, फॉर सर्टेन ड्रग्स, ठीक है। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि टंग के निचले हिस्से वाले एपिथेलियम से डिफ्यूज करके अंदर चली जाती है। टंग के निचले वाले हिस्से में बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं, वहाँ की एपिथेलियम बहुत पतली रहती है, ठीक है। सो वहाँ से कुछ ऐसे ड्रग्स रहते हैं जो कि डिफ्यूज करके सीधा सीधा ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाते हैं, ठीक है। जब भी हार्ट अटैक वगैरह आता है तो एक ड्रग दिया जाता है जिससे कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाए, चौड़े हो जाए, ठीक है। सो उसके जो ड्रग को, उसका जो टैबलेट होता है उसको क्या करते हैं, टंग के नीचे रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, क्योंकि उस टाइम पर इंसान निगलने के हालत में तो रहता नहीं है, तो क्या करते हैं, उसके टंग के नीचे रख देते हैं। उससे क्या होता है, वो जो दवाई रहती है वो डिफ्यूज होकर के ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है। ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, वो फैल जाती हैं, जिससे कि थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, ठीक है, कि उसके ट्रीटमेंट तक के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। उसके बाद हम अगर स्टमक की बात करते हैं, स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक में अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है, प्लस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, प्लस सर्टेन ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ, सर्टेन ड्रग्स, कुछ तरह की दवाई होती है जो कि क्या कहते हैं, स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम और जेजुनम, उसमें हमारे को जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज, ठीक है, जो ग्लूकोज होता है। उसके बाद जो प्रोटीन्स रहते हैं, प्रोटीन्स कौन से फॉर्म में, अमाइनो एसिड्स। उसके बाद जो लिपिड्स रहते हैं कौन से फॉर्म में, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ठीक है। लिपिड्स कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में क्या बचता है हमारे पास, शुगर, राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। ये सारा कुछ जो होता है
ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और कुछ ड्रग्स, ठीक है, सर्टेन ड्रग्स एंड H2O, ये जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ से? लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, और कुछ मिनरल्स, ठीक है, कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होते हैं। मिनरल्स भी लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा एसिमिलेशन दैट इज एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखना है जो भी डाइजेशन रिलेटेड डिजीजेस रहती हैं हमने उसको डिस्कस करना है। ठीक है, और कैलोरीफिक वैल्यू को भी डिस्कस करना है। ठीक है, सो इतने में हमारा जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके।